Hello viewers, this is Umar and welcome back on One Street Vlogs. Don't forget this channel is all about settlement, business growth and tourism. आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि टर्की वर्क परमिट्स किस तरह देता है और किन लोगों को देता है। कनाडा ने जो अपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं RNIP, सैस्कैचुआन प्रोग्राम, ऑन्टारियो प्रोग्राम, मैनिटोबा प्रोग्राम और जो उसने प्रोग्राम अपने जॉब से रिलेटेड ऑक्यूपेशन इन डिमांड जो उसने ओपन किए हैं और जो गल्फ साइड पे जो जॉब का प्रोसीजर है UAE और सऊदी अरेबिया जो इनके जो वर्क परमिट्स हैं आपस में इनका क्या डिफरेंस है। टर्की अपने वर्क परमिट्स किन लोगों को देता है और कंपनीज एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली एम्प्लॉय में क्या चीज़ देखती है। आज की वीडियो जस्ट इसी बारे में है, इसी पॉइंट को फोकस रखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ अब बात करेंगे जॉब प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट और वर्क परमिट से रिलेटेड कि वो टर्की की कौन सी कंपनीज हैं जो कि वर्क परमिट इशू करती हैं और फॉरेनर्स को हायर करती हैं, क्योंकि टर्की की हर कंपनी वर्क परमिट इशू नहीं करती। लिमिटेड सी कंपनीज हैं जो कि वर्क परमिट इशू करती हैं। इन कंपनीज का भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जो कंपनीज उन क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं गवर्नमेंट उनको वर्क परमिट इशू करने की परमिशन देती है। अब वो क्राइटेरिया क्या है, मैंने पहले भी वर्क परमिट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, काइंडली क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा। फॉर द अंडरस्टैंडिंग अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 5 टर्किश वर्कर्स काम करने चाहिए, फिर कहीं जाके इस कंपनी को एक वर्क परमिट इशू होता है। 10 टर्किश वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को 2 वर्क परमिट्स इशू होंगे। इसी तरह 15 टर्किश एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को 3 वर्क परमिट्स इशू होंगे। दैट मींस कि 5 टर्किश वर्कर्स इज इक्विवेलेंट टू 1 फॉरेनर। सेकेंडली, उस कंपनी का ईयरली टर्नओवर 100,000 टर्किश लिरा से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हर कंपनी वर्क परमिट इशू नहीं देती। अब गल्फ में क्या होता है, दुबई में क्या होता है कि एवरी डे 50,000 पैसेंजर लैंडेड, इसलिए कि भाई हम वहां पर जाके जॉब ढूंढेंगे। आप विजिट वीजा पे दुबई के आपका 15 डेज का, 20 डेज का या 30 डेज का आपका विजिट वीजा है, आप वहां पे जाते हैं, आप वहां पे जाके जॉब हंट आउट करते हैं और एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है और एट द स्पॉट आपका जो है वहां पे जो वीजा स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। आपको इन आउट होने के लिए एक बार आएंगे और आप वापस चले जाएंगे इन आउट होने के लिए और आपका वीजा स्टेटस चेंज हो जाएगा। लेकिन टर्की में आप विजिट वीजे के ऊपर आके जॉब नहीं ढूंढ सकते। अब या तो इसका प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ पर विजिट वीजे के ऊपर आए और यहाँ पे आके आप TRC अप्लाई करें और जब आपको TRC मिल जाएगा, TRC कार्ड आपके पास आ जाएगा तो आपके पास 1 साल का ब्रैकेट है, उसमें आप फिर एम्प्लॉयर हंट आउट करें, ढूंढें कि आपको कोई जॉब देता है, कोई जॉब दे के आपको वर्क परमिट देता है। अच्छा, यहाँ पर भी ना बहुत सारी चीज़ों पे एम्बिग्यूटीज आ जाती हैं। लोग कहते हैं TRC के ऊपर हम जॉब कर सकते हैं, नहीं, ऑफिशियली आप टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट के ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते, लीगली आप जॉब नहीं कर सकते पर, क्योंकि यहाँ का लॉ आपको परमिशन नहीं देता। आपका वीजा स्टेटस टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है। अब उसके ऊपर उसकी नेचर ये है कि आप यहाँ क्यों आए और आप यहाँ पर आके टूरिज्म करें, आप यहाँ पर आके रहें, अपॉर्चुनिटीज देखें, समझ आती है तो बिजनेस ओपन करें, नहीं आती तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और अगर तो दोनों चीज़ों में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे टूरिज्म करके आप वापस अपने कंट्री में चले जाएं। 1 ईयर का टाइम रिन्यू के लिए, या तो आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है या आपको बिजनेस अपना ओपन करना है। तो ये कलाका हट के टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट के ऊपर आपको जॉब की परमिशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल डिफरेंट है। लोग आते हैं यहाँ पे और टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट के ऊपर उनको जॉब मिल जाती है। अब जॉब इस तरह मिलती है कि एम्प्लॉयर उनको हायर कर तो लेता है लो वेज के ऊपर और आप उनके पास अपनी सर्विसेज देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट नहीं देता, आप इलीगल जॉब कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोई इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस भी प्रॉपर नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा। बहुत सारे कैफेटेरियाज वगैरह में, बर्गर्स वगैरह में और ऑफिस वगैरह में छोटी मोटी पोजीशंस के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, अपनी मंथली सैलरी ले रहे हैं, लो वेज के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी सैलरी ले रहे हैं और अपना एक्सपेंस यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। बट आपके पास वर्क परमिट नहीं है। एट द एंड ऑफ अ डे आपको यहाँ पे मुल्क छोड़ के वापस जाना है, आप उस जॉब की बेस के ऊपर अपना वीजा रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन वो जॉब भी आपको तब मिलेगी जब आप टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट आपके पास है, यहाँ पे वो केमलिक जिसको रेड कार्ड कहते हैं वो कार्ड है आपके पास, फिर आपको जाके वो जॉब मिलेगी। आप जाके कहते हैं कि मेरे पास 1 साल का टाइम है, मुझे यहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई नीड अ जॉब,
और आपको इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है, आपको टर्किश प्रॉपर नहीं आती है, टर्किश आप ऑब्वियसली अभी आप सीख रहे होंगे या इस प्रोसीजर में होंगे, तो आपको छोटी मोटी आपको बर्गर की आपको जॉब मिल जाएगी। उसमें आपको मंथली एक्सपेंस पे आपको पैसे मिलेंगे और आप अपना यहाँ पे मंथली एक्सपेंस अपना फुलफिल करेंगे। बट वर्क परमिट नहीं है टर्की में। जॉब प्रॉपर करने के लिए, लीगल जॉब करने के लिए आपके पास वर्क परमिट लाजमी होना चाहिए। नाउ अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जीएसएस ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशन आपको किस तरह असिस्टेंस दे सकती है। अब जब इतने सारे मसले मसाइल हैं तो जीएसएस अपना रोल किस तरह प्ले करेगी। बिफोर आई प्रोसीड मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं कि मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर किसी ना किसी की इंक्वायरी आ रही है कि अमर भाई काइंडली बताएं कि टर्की में हमने आना है, यहाँ पे आके जॉब करनी है, तो हमें जॉब किस तरह मिलेगी, क्या प्रोसीजर है। तो भाई देखो, जो इंडिविजुअल्स हैं अनमैरिड हैं उनके लिए यहाँ पर आके टीआरसी लेना इस काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि टीआरसी का मेजर डॉक्यूमेंट जो है वो आपका रेंटल एग्रीमेंट है और टर्किश इंडिविजुअल्स को रेंट पे घर नहीं देते। फैमिलीज के लिए भी वो काफ़ी हेजिटेंट है। फैमिलीज जब जाती है होम ओनर्स के पास तो वो उनसे भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई आप जो हैं क्यों टर्की में रहना चाहते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप रेंट किस तरह देंगे, क्या काम करते हैं, किस पर्पज से आप टर्की में आए हैं। तो उनसे भी क्वेश्चन ये होता है। बट जो इंडिविजुअल्स हैं अनमैरिड हैं वो जब यहाँ पे टर्की में आते हैं और टीआरसी अप्लाई करते हैं तो उनके लिए काफ़ी मसले मसाइल हैं। अब टर्की गवर्नमेंट रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट कर रही है। अब होता क्या है, जब इंडिविजुअल्स यहाँ पे आके टीआरसी के लिए जाते हैं वो किसी न किसी एक ऐसे एजेंट के हाथे चढ़ते हैं कि वो उसका फेक डॉक्यूमेंट बना के रेंटल एग्रीमेंट, कोई ना कोई फेक घर का एड्रेस बना के फेक रेंटल एग्रीमेंट बना के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में फाइल सबमिट करवा देता है। बट बाद में उनको प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कि जब उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करती है और वो एड्रेस फेक निकलता है तो उनको कहते हैं भाई हफ्ता 10 दिन है तुम्हारे पास, या तो हमें रियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो या नहीं तो मुल्क छोड़ के वापस चले जाओ। तो फिर उनके लिए मसले मसाइल बनते हैं, पैसा भी डूबता है, एजेंट भी फिर बाद में हाथ नहीं पकड़ाते। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए, मैं एजेंट्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास ऐसे हैं कि भाई हमारा ये केस ख़राब हो गया, आप इसको आगे देखें। खैर नहीं हो, ये एक अलग टॉपिक है, हट गया मैं टॉपिक से। बट इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी मसले मसाले। अब सोर्स क्या बचता है कि भाई आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और जो इनकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट हैं, जो जिस तरह पाकिस्तान में rosie.pk है और mustaqbil.com है, इसी तरह इनकी जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पर आएँ और अप्लाई करना शुरू करें। बट एप्लीकेंट्स को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि एलिजिबल हैं आपको वर्क परमिट दें। यस, चलो ये तो हो गया टर्की का। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कनाडा की कि कनाडा ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं। जी भाई, कनाडा ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं। RNIP किया हुआ है, ANP भी किया हुआ है, सैस्कैचुआन प्रोग्राम, ओंटारियो प्रोग्राम, मॉन्ट्रियल प्रोग्राम, अल्बर्टा प्रोग्राम, काफ़ी प्रोग्राम उसने ऑक्यूपेशन इन डिमांड के ऊपर ओपन किए हुए हैं जिसमें LMI की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। LMI उनके ऊपर मॉनिटर भी नहीं कर रहा और जॉब लेना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऑब्स्टिकल है कि आपका आइल्स जो है वो एटलीस्ट मिनिमम 6.5 या 6 ईच होना चाहिए। सैस्कैचुआन का सबसे कम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका CRC स्कोर, जो उनका एक जो ब्रैकेट है, स्कोरिंग ब्रैकेट है, वो उस पूल पे आपका पूरा होना चाहिए। थर्ड थिंग जो कि एक मेजर डॉक्यूमेंट है वो है आपका ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, कि आपकी डिग्री उस स्पेसिफिक पोस्ट पे जो पोजीशन निकली हुई है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बैचलर्स मांगा हुआ है, तो आपकी डिग्री जो है वो उनकी उस पोस्ट की कनाडा के बैचलर्स को इक्विवेलेंट है या नहीं है, उसके लिए आपको ECA करवाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है और बहुत सारे लोगों की ECA एवेल्युएट नहीं हो पाती ड्यू टू कोविड-19। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के ऊपर डिले है, 3 से 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने का बहुत डिले आ रहा है और वो प्रॉपर कर भी नहीं रहे। टर्की कंपैरेटिवली डिफरेंट है। टर्की में ना आपको ECA की ज़रूरत है और ना आपको आइल्स की ज़रूरत है जॉब लेने के लिए। ऑल यू नीड टू फाइंड कि वो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 5 टर्किश एम्प्लॉयज काम करें और वो एलिजिबल है कि वो आपको वर्क परमिट दे। अगेन अब कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है यहाँ पर कि 5 टर्किश एम्प्लॉयज इज इक्वलेंट टू 1 फॉरेनर। तो एक कंपनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल 15 टर्किश एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ 3 फॉरेनर्स हायर कर सकती है। अब ऑलरेडी लोग यहाँ पे TRC के ऊपर आएंगे डिफरेंट नेशनैलिटीज के, वो जब अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पाकिस्तानी और इंडिया से जो भाई हैं जो वो वहाँ से बैठ के अप्लाई करें, जिनको नहीं पता कि कौन सी कंपनीज वर्क परमिट देती हैं और वरना वो अप्लाई किए जा रहे हैं। जो यहाँ की कंपनीज है वो उनको प्रेफरेंस देगी जो कि यहाँ पे एट द स्पॉट अवेलेबल है और वो आपकी CV सामने भी नहीं आ पाती, पॉपअप भी नहीं हो पाती।
कि उनके फ्रंट एंड के ऊपर हैं, तो वो इसलिए फिर डीमोटिवेट बंदा हो जाता है कि यार मैं इतने अर्से से अप्लाई कर रहा हूँ, 2 मंथ से, 3 मंथ से, 4 महीने से, 8 महीने से, 9 महीने से मैं अप्लाई किए जा रहा हूँ, हर पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन रेलेवेंट और मुझे कॉल नहीं आ रही। बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और वो फिर डिफरेंट एजेंट्स के पास भागता है कि यार कि मेरी किस तरह जॉब लगवा दो, मैं टर्की रीएलोकेट होना चाहता हूँ। जीएसएस हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक्सपर्ट टीम है, मैंने एक्सपर्ट टीम हायर की है ह्यूमन रिसोर्स की, जिनको पता है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि वर्क परमिट्स इशू करती हैं। अब आप लोग जीएसएस के साथ रजिस्टर्ड होंगे, वो एप्लीकेंट्स जो कि जीएसएस के साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं, उनकी सीवीज हम उनके जो रेज्यूमेज हैं स्पेसिफिकली उन कंपनीज को टारगेट करेंगे कि जो कि वर्क परमिट्स देती हैं। अब एबीसी एक कंपनी है, उसने एक सेल्स की पोजीशन निकाली है और उनको इंग्लिश स्पीकर चाहिए। रिमेंबर, जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनकी यहाँ पे टर्की में बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत है, यूरोप से, यूके से, यूएसए से, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन लोगों को इंग्लिश स्पीकर्स चाहिए। तो इंग्लिश स्पीकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मिनिमम वो मांगते भी बैचलर्स हैं या कम डिग्री मांग लेते हैं, क्योंकि डिग्री इवैल्यूएशन उनके लिए मैटर नहीं करती इतनी, जस्ट उनके लिए मैटर करता है कि वो उस बंदे की स्किल्स क्या हैं। ये स्किल्स के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा लोगों का फोकस है और लिंग्विस्टिक के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली वो एप्लीकेंट्स जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, हम उनकी सीवीज उस स्पेसिफिक कंपनीज में फॉरवर्ड करेंगे, उनके डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को। ऑन टॉप ऑफ इट वो उनके जॉब जो उनका डाटाबेस है उन कंपनीज के पास सीवी ऑलरेडी चलेगी। अब जैसे ही कोई एबीसी कंपनी कोई जॉब निकालती है सेल्स से रिलेटेड या ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड या कोई असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, कोई कंपनी कोई एम्प्लॉयर जॉब निकालता है, तो हम लोग उनको दोबारा उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह एक तो ऑलरेडी आप लोगों की सीवी उनके डाटाबेस में है और हमने यहाँ से आगे उनको नोटिफिकेशन अप्लाई किया कि भाई ये रेलेवेंट बंदा है और ये हमारी तरफ से एप्लीकेंट है जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइम पे वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, लेकिन इस एप्लीकेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी सीवी वो लोग देखेंगे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, उनकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हुई एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करेगा और आपके इंटरव्यूज वगैरह स्केड्यूल होंगे। जब आपके इंटरव्यूज वहाँ पे स्केड्यूल होंगे और एम्प्लॉयर को आपने इम्प्रेस कर दिया, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, अब एम्प्लॉयर एग्री है, तो आगे का फर्दर आपका जितना भी केस है वो जीएसएस प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं उन एप्लीकेंट्स के लिए जो कि टर्की रीएलोकेट होना चाह रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पर आके टीआरसी लेके अपना एक्सपेंस मीट करना और पता नहीं कब जॉब होती है कब नहीं होती। तो आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए, यूएई में बैठे हुए, सऊदी अरेबिया में या अराउंड द वर्ल्ड, गाना, अफ्रीका, जहाँ मर्जी हैं आप लोग, हम लोग जो है आप लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे और उसके बाद हम लोग आप लोगों की सीवी रेज़्यूमे जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के पास उनके डेटाबेस में फॉरवर्ड करेंगे। जब उनके पास सीवीज आपकी चली जाएंगी तो जैसे ही उनकी तरफ से कोई जॉब ऐड निकलता है तो नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा और वो उस स्पेसिफिक जॉब के साथ अगर तो आपका रेज़्यूमे मैच होता हुआ तो हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उनको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि ये एप्लीकेंट हमारी तरफ से रिप्रेजेंट होगा। आपकी सीवी ऑन टॉप ऑफ इट आ जाएगी, बाकी सीवीज को लीड करती हुई, अगर तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन मैच होती हुई। इसी तरह हम लोग डेली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर, मंथली बेस के ऊपर हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। अगेन रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई एम्प्लॉयर एग्री है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट हम लोग और भी कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनीज के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से जब एक बंदा रिप्रेजेंट होके जाएगा तो ऑब्वियसली वो लीड कर रहा होगा बाकी सीवीज को। इस तरह ऑप्शन, थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है जॉब से रिलेटेड कि आपका एटलीस्ट इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा एक स्पेसिफिक ऑथराइज्ड लीगल कंपनी के थ्रू हु इज केपेबल ऑफ टू गिव यू द वर्क परमिट। आप एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर ईमेल भेजेगा, आप ही उसको इंटरव्यूज देंगे, फिर एम्प्लॉयर हमें नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई कि ये बंदा हमारी तरफ से सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है, ये आपके पास भी ईमेल आएगी और अगर तो सिलेक्टेड है तो फिर सारा केस जीएसएस ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशंस ही आप लोगों का आगे फॉरवर्ड करेगा। नाउ लेट्स समराइज दिस कि जीएसएस अपनी सर्विसेज आप लोगों को किस तरह देगा।
तो वो लोग जो कि टर्की रीलोकेट होना चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ से मर्जी हैं और टर्की आना चाहते हैं और सोचते हैं कि यार हम जाएं तो हमारे पास ऑलरेडी वर्क परमिट हो, जॉब हो और हम जाते ज्वाइनिंग दे सकें, तो सबसे पहले आपको जीएसएस के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसके बाद जीएसएस आपके बिहाफ पे उन स्पेसिफिक कंपनीज जो कि वर्क परमिट देती हैं उन्हीं के अंदर आपके रेज़्यूमे फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही कोई जॉब आपके सीवी और रेज़्यूमे से रेलेवेंट निकलती है हम लोग अप्लाई करेंगे और उस एम्प्लॉयर से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे कि भाई ये सीवी ये एप्लीकेंट हमारी तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे और अगर तो आपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस किया और एम्प्लॉयर एग्री है आपको जॉब देने के लिए, देन जीएसएस आपका सारा केस प्रोसीड करेगा और मंथली बेस के ऊपर हम आपको मंथली रिपोर्ट सेंड करेंगे एप्लीकेंट्स को कि ये जॉब एड्स थे इन कंपनीज के और यहाँ पर आपके जो रेज़्यूमेस हमने फॉरवर्ड किए हैं ये जॉब आपके रेज़्यूमेस के रेलेवेंट थी और हमने फॉरवर्ड किया। तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, इज नथिंग टू हाइड और आई ट्राई माय बेस्ट कि इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकूं और फिर भी कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे वन स्ट्रीट व्लॉग्स का पेज है उसके ऊपर अपनी इंक्वायरी छोड़ दो कि अगर कोई जानना चाह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, किस तरह है, तो काइंडली मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लो, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट एवरीथिंग। वीडियो अच्छी लगी है और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एंड में बेल आइकन हिट करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे।